आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। आज बात करते हैं बसपा के महाराष्ट्र के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सिद्धार्थ पाटिल की। सिद्धार्थ पाटिल का आज दिनांक 17 फरवरी 2019 को निधन हो गया। वो 60 साल के थे। बहुजन समाज पार्टी के वे ऐसे नेता थे जो काफ़ी प्रखर वक्ता थे, अच्छे संगठक थे और उनका जो एक व्यक्तिमत्व था, काफ़ी प्रभावी व्यक्तिमत्व था। कभी किसी के सामने झुके नहीं, कभी भी बीएसपी के अलावा या बहुजन मूवमेंट के अलावा वो किसी पार्टी में नहीं गए। जब बहुजन समाज पार्टी से वो दूर हो गए, उसके बाद उन्हें कांग्रेस और बीजेपी से कई ऑफर आए, लेकिन उन्होंने फुले शाहू आंबेडकर आंदोलन छोड़कर किसी भी इसी तरह की पार्टी में वो नहीं गए। सिद्धार्थ पाटिल एक जुझारू नेता थे। मुझे याद है, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। 1995 का इलेक्शन था जब उन्होंने हिंगनघाट से कॉन्टेस्ट किया था। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी, प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और एक ऐसा बड़ा महाराष्ट्र में एक थर्ड फ्रंट बन गया था। और उस वक्त जो था 1994 में बीएसपी पहली बार जो है मायावती सीएम बनी थी यूपी की। और उस वक्त जो था कि महाराष्ट्र में भी उसका काफ़ी असर हुआ था। नीलू फुले भी साथ में थे। मनोहर कांशीराम साहब ने एक थर्ड अलायंस बनाया था और 1995 में उन्होंने हिंगनघाट से कॉन्टेस्ट किया, तब वो सेकंड नंबर पे थे। उसके बाद बीएसपी के युवा अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया, श्री कृष्ण उबाड़े जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में उन्होंने काम किया। उसके बाद जब उन्हें महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार मिला, उस वक्त उन्होंने काफ़ी तेज़ी से जो है बीएसपी को महाराष्ट्र में स्थापित करने का प्रयास किया। उन्हीं के नेतृत्व में वो समय था सन 2000 का कि जब बीएसपी के पहली बार 9 नगर सेवक जो थे, 9 पार्षद जो थे, नागपुर महानगर पालिका में चुन के आए थे। और उसके बाद में एक अच्छा माहौल पूरे महाराष्ट्र में बन गया था। उसी वक्त जो था महाराष्ट्र के अलग अलग जिला परिषद, ग्राम पंचायत, महानगर पालिका में बीएसपी के पार्षद चुन के आने लगे, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो थी कई गुटों में विभाजित हो गई थी और लोगों का उस पर से भरोसा उठ गया था। ऐसे में सिद्धार्थ पाटिल के नेतृत्व में बड़े पैमाने पे जो है लोग बीएसपी में शामिल होने लगे थे और बीएसपी कुछ अच्छा करेगी। और 2004 में जो विधानसभा इलेक्शंस हुए महाराष्ट्र में, उस विधानसभा इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस में जो है बीएसपी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, सभी को ऐसी उम्मीद थी। उसी वक्त जो था 2003 की ये बात है जब मनोहर कांशीराम साहब को ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उन्हें हैदराबाद, वो तटीयवर्ती आंध्रा में थे उस वक्त, और उन्हें हैदराबाद लाया गया और हैदराबाद से उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया। उसके बाद में वो बोलने की स्थिति में नहीं थे, चलने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे माहौल में सिर्फ उसके बाद बीएसपी की उस वक्त की महासचिव सुश्री मायावती जी ने जो है बीएसपी के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला और अध्यक्ष पद बनते ही उन्होंने महाराष्ट्र में काफ़ी बदलाव किए। सिद्धार्थ पाटिल को जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का प्रभार दिया गया और उसी वक्त महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस हुए। लोकसभा के इलेक्शंस में ये वही परिणाम था सिद्धार्थ पाटिल के व्यक्तिमत्व का। उन्होंने जो कार्य किए थे महाराष्ट्र के अंदर में, उन्होंने जो नेतृत्व महाराष्ट्र बीएसपी को दिया था, उसी का प्रभाव था कि पहली बार 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस को 10 सीटें महाराष्ट्र से गंवानी पड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीएसपी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस उस वक्त दिया, किसी को उम्मीद नहीं थी। और उसी कारण जो था बीएसपी के कारण विदर्भ में 10 सीटें जो है कांग्रेस को नुकसान हुआ। उसके अलावा मराठवाड़ा और बाकी जगह भी हुआ, लेकिन 10 सीटों का सबसे बड़ा जो नुकसान था वो विदर्भ में हुआ। तो बीएसपी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अब तक का जो था वो 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में हमने जो है वो देखा था। उस वक्त हालांकि प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे सिद्धार्थ पाटिल, उन्हें ओडिशा और छत्तीसगढ़ का चार्ज दिया गया था, लेकिन ये उन्हीं की मेहनत थी, उन्हीं का सारा कुछ एक पार्टी को ग्रास रूट तक पहुंचाने का जो कार्य था, उसी के कारण जो था बीएसपी एक स्थापित पार्टी के रूप में महाराष्ट्र में स्थापित हो चुकी थी। उस वक्त जब वो पाटिल प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे लोगों को पार्टी के साथ में जोड़ा था। डॉक्टर सुरेश माने महासचिव थे बीएसपी के, पार्थ पोड़के सातारा के वो महासचिव थे, डॉक्टर प्राध्यापक पीएस चंगोले पार्टी के उपाध्यक्ष थे। तो काफ़ी अच्छे लोग जो थे उस वक्त बीएसपी के साथ में थे।
उसके बाद जब विलास गरुड़ के हाथ में बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष पद दिया गया, उसके बाद उन्होंने अपने तरीके से पार्टी चलाई, अपने तरीके से उन्होंने बीएसपी को स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में जो बीएसपी को स्थापित करने का जो प्रयास था, उन प्रयासों में सबसे अग्रसर अगर नाम किसी के हो गए तो वो माननीय श्री कृष्ण उबाड़े और सिद्धार्थ पाटिल के थे, डॉक्टर सुरेश माने के थे। इन लोगों की मेहनत थी, इन लोगों का सारा कुछ काम था कि जिनकी वजह से जो था बीएसपी महाराष्ट्र में स्थापित हो चुकी थी। सिद्धार्थ पाटिल ने ओडिशा में भी काफ़ी अच्छा काम करने की कोशिश की। उन्होंने वहाँ पे कांग्रेस के और कुछ वहाँ के जनता दल के नेताओं को भी पार्टी में लाके वहाँ पे पार्टी को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उतना खास असर वहाँ पर नहीं हो पाया। उसके बाद में जो था कि कुछ समय के लिए उन्हें महाराष्ट्र में पश्चिम महाराष्ट्र का चार्ज भी दिया गया बीएसपी का, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो है सिद्धार्थ पाटिल को फिर बहुजन समाज पार्टी से महाराष्ट्र से दूर होना पड़ा और फिर वो कई दिनों तक जो थे वो घर में ही थे। वो किसी पार्टी में नहीं गए, किसी फंक्शन में शामिल नहीं होते थे। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो सामाजिक फंक्शन में शामिल होने लगे, लोग उन्हें बुलाने लगे। हमने भी उन्हें काफ़ी प्रयास किया कि अपने मीडिया के माध्यम से वो लोगों तक आए। उन्होंने हमारे कई डिबेट्स में हिस्सा लिया, कई ऐसे विचारधारा के हमारे प्रोग्राम्स थे जहाँ उन्होंने अलग अलग विषयों पर अपनी राय रखी। तो काफ़ी जो सुलझे हुए व्यक्तिमत्व थे, काफ़ी अभ्यासु थे, इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा उनका अभ्यास था, राजनीति का काफ़ी उनका अच्छा अभ्यास था, अच्छे इतिहासकार थे, इतिहास की अच्छी उनकी समझ थी। और कई ऐसे उनके व्यक्तिमत्व के आयाम है कि एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा ओरेटर जो है हमने आज खो दिया। सिद्धार्थ पाटिल को हम लोग इसलिए भी याद कर सकते हैं कि उस वक्त जब महाराष्ट्र में एक दौर था, उस वक्त प्रमोद महाजन अपने एक वक्तृत्व शैली के लिए जाने जाते थे। उस वक्त सिद्धार्थ पाटिल भी उन्हीं के रेंज में थे कि उनके अच्छे वक्तृत्व शैली के लिए सिद्धार्थ पाटिल, विलासराव देशमुख, प्रमोद महाजन, ये उस वक्त कैसे नेता थे कि जो उनके वक्तृत्व शैली के लिए जाने जाते थे। सिद्धार्थ पाटिल एक अच्छे संगठक थे, एक अच्छे वक्ता के साथ साथ अच्छे संगठक भी थे, एक अच्छे व्यक्तिमत्व भी थे। बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करने में उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी उनके जो था वो त्याग था, समर्पण था। सिद्धार्थ पाटिल ऐसे एक व्यक्तिमत्व के धनी थे। मुझे याद है जब नागपुर में 9 नगर सेवक चुन के आए थे, 9 पार्षद चुन के आए थे और ऐसी स्थिति बनी थी कि बीएसपी के अलावा किसी का मेयर नहीं बनेगा। तब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के तरफ से जो था ऑफर था। बीजेपी ने तो ऑफर दिया था कि आप अपना मेयर बनाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस का ऑफर था कि आप स्टैंडिंग कमेटी बनाइए, डिप्टी मेयर बनाइए और 2-3 लोग हम लोग स्टैंडिंग कमेटी में लेंगे। लेकिन सिद्धार्थ पाटिल ने कहा था कि अगर हमें बनना ही है तो हम मेयर बनेंगे, उसके अलावा हम किसी दूसरे पद पर समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस के नेता उन्हें काफ़ी बुलाते थे कि आप आइए और हमसे बातचीत कीजिए, चर्चा कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आना है तो आप हमारे पास आइए, हम आपके पास नहीं आएंगे। आज तक जो था कि हमारे नेता आपके पास तक आते थे और छोटे मोटे पद लेके जो था कि समझौता होता था, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हम लोग मेयर के अलावा किसी पद पर समझौता नहीं करेंगे। शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर थे जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उस वक्त के मिनिस्टर थे, महसूल मंत्री थे शायद। उनका मैसेज आया था कि आप हमारे साथ में आइए मिलने के लिए, लेकिन पाटिल नहीं गए। आखिर कांग्रेस के नेताओं को पाटिल के घर में आना पड़ा। तो सिद्धार्थ पाटिल का जो घर था उस वक्त का एक अच्छा पॉलिटिकल एक एटमॉस्फेयर बन गया था महाराष्ट्र में बीएसपी का कि कांग्रेस के कई नेता, बीजेपी के कई नेता उनके घर में आके चर्चा करते थे, लेकिन सिद्धार्थ पाटिल कभी नहीं गए। तो ये स्वाभिमान था, अम्बेडकरी आंदोलन का जो स्वाभिमान जिसे कहते हैं कि हम लोग आपके पास द्वार में नहीं आएंगे, अगर आपको आना है तो हमारे पास में आइए। तो इस तरह का एक स्वाभिमानी जो व्यक्तिमत्व था वो सिद्धार्थ पाटिल का था। उन्होंने कभी भी किसी भी सूरत में बीएसपी को बिकने नहीं दिया। कई लोग उनके पास में आए, कई लोगों ने उनके साथ में तरह तरह के बातें की कि आप हमारे साथ में आइए, हमारे साथ में अलायंस कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, लेकिन अपने शर्तों पे वो अधीन थे। मान्यवर कांशीराम जी का काफ़ी प्रभाव उनके ऊपर था, मान्यवर बहन मायावती का भी काफ़ी प्रभाव उनके था। उनके घर में आज भी आप चाहिए तो दोनों की तस्वीरें लगी हुई है, जहाँ पे वो सुश्री मायावती के साथ और मान्यवर कांशीराम साहब के साथ में है। तो अपने जीवन के अंत तक जो थे वो तस्वीरें उन्होंने आज भी अपने घर में लगा के रखी थी। भले ही कुछ कारणों की जैसे उनके मायावती के साथ में जो था कि रिलेशंस खराब हुए होंगे, लेकिन मन में उनके दिल में जो था वो मायावती के प्रति काफ़ी आदर था। कांशीराम जी के प्रति तो काफ़ी आदर था, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी के बारे में काफ़ी बातें वो कहते थे कि मान्यवर कांशीराम साहब के कारण ही जो था कि बहुजन मूवमेंट आज पूरे देश में गई है। तो एक ऐसा अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नेता, एक अच्छा कार्यकर्ता, एक अच्छा इकोनॉमिस्ट, एक अच्छा सोशल एक्टिविस्ट, एक अच्छा सूझबूझ वाला नेता, एक अच्छा पॉलिटिकल जो विचारधारा जो होती है उसे
बाबा साहब की जो विचारधारा है उसे जन जन तक पहुंचाने वाला नेता, और जो राजकीय रणनीति होती है उसमें काफ़ी माहिर जो नेता था वो आज हमारे बीच में नहीं रहा। सिद्धार्थ पाटिल के एक उन जो उनका व्यक्तिमत्व है, जो उन्होंने कार्य किया है समाज के लिए, बीएसपी के लिए, उसके प्रति हम हमेशा सहृदय से उनके आभारी रहेंगे। हमारा समाज हमेशा उनके प्रति जो है, उनके जो कार्य के प्रति जो है, हम लोग हमेशा उनका स्मरण करते रहेंगे। आज के दिन हम उन्हें सच्चे भाव से श्रद्धांजलि, आदरांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। नुकतंच सिद्धार्थ पाटील जे बहुजन समाज पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष होते, त्यांचं निधन झालेलं आहे। त्या निधनाप्रती मी ज्या ज्या संघटनेत कार्यरत आहे किंवा बहुजन समाज पार्टीमध्ये कार्यरत आहे त्यांच्या सर्वांतर्फे मी त्यांना विनम्र आदरांजली अर्पण करतो। त्यांच्यासोबत मी फार तरुण वयापासून, जेव्हापासून ते पूर्णवेळ काम करायला लागले तेव्हापासून त्यांचं माझ्याशी मित्रत्व होतं। चळवळीत आम्ही सोबत काम करायचं। त्यांचा एक अनुभव अनेक लोकांना माहीत नसेल, मी या निमित्तानं सांगणं आवश्यक समजतो की सुरुवातीला पहिल्यांदा जेव्हा बहुजन समाज पार्टीतर्फे लोकसभेची उमेदवारी देण्यात आली तर त्यावेळेस रिपब्लिकन पक्षातर्फे, रिपब्लिकन जनतेतर्फे मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्या गोष्टीचा विरोध करण्यात आला होता। अनेक जागी सभा उधळून लावल्या, अनेक जागी जे आहे हल्ले झालेत। पण मला आठवते की रामबागमध्ये पाचनल चौकामध्ये त्या पार्कमध्ये एक मोठी सभा होती आणि त्या सभेला सुद्धा चंगोले सर, प्राध्यापक PS चंगोले सर, जे आज डीन आहेत धनवटे नॅशनल कॉलेजचे, त्यांचं भाषण चालू असतं। त्या भाषण चालू असताना एकदम हमला आला आणि मुलं आले आणि ते पूर्ण वातावरण जे आहे विस्कटून टाकलं, सभा बरखास्त केली। परंतु त्यानंतर लगेच सिद्धार्थ पाटील साहेबांनी तो माईक आपल्या हातात घेतला आणि त्यांचं भाषण अक्षरशः त्यानंतर 1 तास सुरू झालं आणि कोणत्याही आंदोलकांनी एकही शब्द विरोधात बोलला नाही। उलट बरेचसे लोक जे आहे त्या काळात की आपण जे बोलता ते खरं आहे, योग्य आहे असं ते म्हणाले। एवढं मोठं एक प्रभावशाली व्यक्तिमत्व ते होतं। ते आज समाजातून अत्यंत कमी वयामध्ये त्यांचं निधन झालं, त्याबद्दल त्यांना विनम्र आदरांजली।